ओके, वेलकम बैक। तो अब तक अपन ने फिजिक्स में चैप्टर 1 में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। अच्छा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ये इस चैप्टर में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन या 2, मतलब 2 का तो कभी नहीं पूछेगा, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब यही आएगा इस चैप्टर में से। ऑलमोस्ट एक बार छोड़ के एक बार ये पूछता ही पूछता है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज की क्लास अच्छे से देखना। अभी आज की क्लास में क्या होगा, अपने पुराने चैप्टर 1 में अपन ने जितने भी कंसेप्ट कर लिए हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर का कंपोनेंट डिविडेंड, ये सब चीज़ें इन डेरिवेशंस में काम आएंगी। इसलिए अपन पुराने वीडियोस में इतनी मेहनत कर रहे थे ताकि अपना ये जब टॉपिक आए ना तब अपने को दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो ना, पहली बात तो शायद आएगा नहीं, तो आप पॉज कर पीछे जाके वो वीडियोस देख सकते हो जहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें करवाई गई हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये दोनों चीज़ें अपने को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो ये बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज़, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम जिंदा ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो आप यकीन करोगे मेरे पे? बताओ, नहीं करोगे? मत करो, आ जाओ यकीन करवाते हैं। H2O का नाम सबने सुना है, ये इसकी हल्की सी बेसिक हिस्ट्री है ताकि आपको ये ना लगे कि सडनली कोई टॉपिक मैंने उठा के आपके पास डाल दिया। H2O में क्या है, 2 तो हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। अगर आप पीरियडिक टेबल में देखें, हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे और ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पे। ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पर। तो अगर आप ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर देखो तो ऑक्सीजन में क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन। और अगर हाइड्रोजन की देखो तो हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन और इसके आसपास बस 1 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये ऑक्सीजन का जो एटम है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के एटम के पास ये 2 हाइड्रोजन के एटम ऐसे आते हैं, ये बेचारे गरीब, जिनके पास बस 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जब ऑक्सीजन के पास आते हैं तो ऑक्सीजन में नेट पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है कि इसके आसपास जो, इधर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 2 3 4 5 6, इसके आसपास ये जो 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं ना, ये तो अपनी ओर खींच के रखता ही है क्योंकि ये 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इसको भी अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि ये 8 प्रोटॉन की ताकत 1 प्रोटॉन से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, अभी मैं सिर्फ ऐसा दिखता है। ये ऑक्सीजन का क्या होता है ना, इधर 8 प्रोटॉन है, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, इनके 2 इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लिए और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है यहाँ पे। एक्चुअली में ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इधर आके जमा हो जाते हैं, 8 तो ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन बेचारा इधर रह जाता है, ये 1 प्रोटॉन बेचारा इधर रह जाता है, ठीक है। तो अपने पास एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नेगेटिव पोर्शन, देखो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ना, ऑक्सीजन के एटम के भी और हाइड्रोजन के भी, सारा नेगेटिव चार्ज H2O के मॉलिक्यूल का तो इधर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है,
क्योंकि यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए ना तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी कोई मैं पॉजिटिव चार्ज तो बोलता हूँ। तो देखो H2O कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो होता क्या है, H2O के मॉलिक्यूल में एक तरफ तो नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। केमिस्ट्री में ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन केमिस्ट्री में जितने भी एक्वेस सॉल्यूशन में रिएक्शंस पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, है ना, वो सब इसी की वजह से। आप इसमें नमक डालते हो NaCl, मान लिया आपने इसमें NaCl डाला, तो NaCl H2O में क्यों घुलता है? वाटर इतना अच्छा सॉल्वेंट क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि जैसे ही NaCl इसमें आता है तो Na+ और Cl- होता है। ये Na+ तो इधर अट्रैक्ट हो जाता है और ये Cl- इधर अट्रैक्ट हो जाता है और ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है NaCl और तुरंत मिल जाता है। मैक्सिमम चीज़ें H2O में इसलिए मिलती हैं क्योंकि H2O बहुत ही अच्छा डाइपोल है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। इसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पूरी दुनिया में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ना, ये कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा कि इस पूरी दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो ये है H2O, और H2O है इसलिए तो हम जिंदा हैं। तो समझ में आया H2O का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली अब आ जाओ फिजिक्स पे। मैंने पुराना थोड़ा सा इसको जोड़ दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब डायरेक्टली आते हैं डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होने चाहिए, -q + q, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अपोजिट है, ये आपस में एक दूसरे के बहुत पास आ जाएं, बहुत पास आ जाएं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। H2O में देख लो, H2O इतना सा छोटा से तो है, सब मैं न्यूक्लियस की तो बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स की, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत कम है। तो हो क्या रहा है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव दो चार्ज आपस में बहुत ही पास आ जाते हैं, और ऐसे सिस्टम को या ऐसे अरेंजमेंट को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा तो क्या कहूँगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a very small distance. इसी अरेंजमेंट को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो अब अपने को पढ़ना है वो देखो। अब मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा इसको समझने के लिए। पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल की 2-3 जो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है वो ये, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता हूँ यहाँ पे, मान लो, अब समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, -q और इक्वल अमाउंट में +q। पहली बात तो ये कि जब भी डाइपोल की मैं बात करता हूँ और मैं कोई भी बोलता हूँ कि डाइपोल से ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, तो बेसिकली मैं क्या मान लो, देखो डाइपोल की 2 चीज़ें देख लो। ये जो डिस्टेंस होती है ना, मतलब -q + q को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन कहलाती है एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन। ये एक एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे -q + q आते हैं, ठीक है, और ऐसी लाइन जो इस -q और +q को प्रिपेंडिकुलरली 90, प्रिपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बाइसेक्ट करती हुई जाए। बाइसेक्ट मतलब इसके इस पॉइंट से जितना दूर -q है उतना ही दूर +q है, प्रिपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हुई जाए, उस लाइन को मैं बोलता हूँ इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल क्यों? क्योंकि ये लाइन -q और +q दोनों से सेम डिस्टेंस पे चलती है। इस लाइन में कोई भी पॉइंट देख लो, ये आपकी 10th की मैथ में होगा, जब इस लाइन में कोई भी पॉइंट देख लो, ये पॉइंट जितना -q से दूर है उतना ही +q से दूर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होती है, ये डिस्टेंस दोनों में बराबर आ गई। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब एक ही शेप और एक ही साइज के, इसलिए ये डिस्टेंस भी बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी तो SAS याद आ रहा है,
नहीं भी पढ़ी हो तो बस इतना याद रखना, ये दोनों एक जैसे ट्राइंगल हैं और ये जो लाइन है ना, इस लाइन में आने वाला हर पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है। किस डिस्टेंस पे? इक्वल डिस्टेंस पर है। और ये हर बार राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। ये कंसेप्ट देख लिया। तो अब जब भी मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूँगा ना, और मैं कहूँगा कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कुछ चीज़ें निकालनी है, तो मैं हर चीज़ उसके मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूँगा। ये मिड पॉइंट की वजह से मैंने सारी बातें बताई। मिड पॉइंट तो हर चीज़, ये सबसे ज़रूरी है, जो चीज़ हम रटने की कोशिश करते हैं वो समझ लो। डाइपोल के रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ मैं डिफाइन करूँगा वो मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूँगा। मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मिड पॉइंट से माइनस क्यू जितना दूर है, अगर ये ए डिस्टेंस है तो प्लस क्यू भी उतना ही दूर है, तो ये भी ए डिस्टेंस है। तो टोटल डाइपोल की लेंथ कितनी हो गई बताओ जरा मुझे? 2a। तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि ये 2a होता है, ऐसे याद रखो, मिड पॉइंट से जितना दूर माइनस क्यू उतना ही दूर प्लस क्यू। तो ये अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। समझ में आया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मुझे कोई भी पॉइंट कहीं रखना है, कहीं भी कोई भी पॉइंट रखना है, तो मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में रखूँगा। इसका मतलब जैसे इधर आ जाओ, ये मेरा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। मैंने बोला एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट रखो, एक्सियल लाइन ये हो गई। आपने बोला ये लो पॉइंट P, तो मैंने कहा कि ये P पॉइंट इस डाइपोल से कितना दूर है। तो आप P की प्लस क्यू से डिस्टेंस बताओगे या माइनस क्यू से डिस्टेंस बताओगे, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो आपने कहा मैं झंझट में ही नहीं पढ़ूंगा, मैं इसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस बताऊंगा। तो जब भी मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वरना ये अपन डेरिवेशन गलत करेंगे, तो ये ध्यान से देख लो। जब भी मैंने कहा ना कि P पॉइंट है और ये एक्सियल लाइन पर है, ये एक्सियल लाइन पर है और ये डाइपोल से r डिस्टेंस दूरी पे मान लो, तो मैं r डिस्टेंस ना तो ये लूंगा ना ये लूंगा, मैं मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में r डिस्टेंस लूंगा। समझ में आ गया? अगर मैंने बोला कि कोई पॉइंट इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन है मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट करती हुई जाए, मतलब ये डिस्टेंस अब कितनी रह गई? a। ये डिस्टेंस कितनी रह गई? a। मैंने बोला कोई पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो वो पॉइंट किधर रखोगे? इधर। तो इस पॉइंट की डाइपोल से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर से वही मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ऐसे। मैंने बोला ये डिस्टेंस है, कुछ भी ले लो, r1, ये ले लिया r1, ये ले लिया r2। तो ये r2 डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट है Q, ये r2 डिस्टेंस क्या मैं प्लस Q से लूंगा? नहीं। क्या मैं माइनस Q से लूंगा? मैं ये नहीं बोलूंगा कि r2 ये है, ये डिस्टेंस, नहीं 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 नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि r2 ये है। मैं हमेशा क्या बोलूंगा? मेरी जो भी डिस्टेंस मुझे डाइपोल के रेस्पेक्ट में निकालनी है, हमेशा मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10 में से 9 बच्चे इस डेरिवेशन में पहली गलती यही करते हैं। जब उनको बोला जाता है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, टीचर्स भी ये बात नहीं बताते हैं। सब टीचर्स को पता होती है, पर टीचर्स भी इस बात को नहीं बताते, उस बात को रटवा देते हैं। तो इस बात को समझ लो कि जब भी मुझे डाइपोल के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट रखना है, कोई डिस्टेंस निकालनी है, तो हमेशा मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। तो मिड पॉइंट से ही सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। फिर से देखो, मिड पॉइंट से ही माइनस क्यू, मिड पॉइंट से ही प्लस क्यू। तो मिड पॉइंट से अगर माइनस क्यू ए डिस्टेंस पर है, तो मिड पॉइंट से ये भी ए डिस्टेंस पर है। तो डाइपोल की लेंथ कितनी हो गई? बताओ, अब बताओ मुझे, डाइपोल की लेंथ कितनी हो गई? 2a। क्यों? मिड पॉइंट से a ये है और a ये है, तो कितनी डिस्टेंस हो गई? 2a। अगर मुझे डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट रखना है, ये एक्सियल लाइन हो गई, इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाते हुए ये एक्सिस पे जाने वाली लाइन, तो मैं ये डिस्टेंस प्लस क्यू से लूंगा या माइनस क्यू से? किसी से नहीं लूंगा, मिड पॉइंट से लूंगा। ऐसे ही अगर इक्वेटोरियल लाइन पर, अगर इक्वेटोरियल लाइन पर मुझे कोई पॉइंट रखना है, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस में प्लस क्यू या माइनस क्यू किससे लूंगा? हमेशा मिड पॉइंट से ही लूंगा। तो R2 जो मैंने लिए, कहाँ से लिए? मिड पॉइंट से। ये देखो, अगर मैंने R1 लिए, कहाँ से लिए? मिड पॉइंट से। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात हैं। अगर ये समझ में आ गई तो हम इसके डेरिवेशंस में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात,
डाइपोल के बारे में इसकी एक और चीज़ डिफाइन की जाती है, वो ये कि डाइपोल को हमेशा अब मैं सीधा बता देता हूं कि देखो ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये डिस्टेंस हो गई 2a, और ये चार्ज है अगर -q, ये चार्ज है +q, इक्वल और अपोजिट चार्ज रखें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए मैं एक और चीज़ डिफाइन करूंगा और उस चीज़ को बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मैं बोलूंगा P वेक्टर। ये चीज़ें सीधी सीधी पूछते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है और मैंने ये कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज़ें, एक इसमें होगी मैग्नीट्यूड और एक होगी इसमें डायरेक्शन, होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं P वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? पहले P वेक्टर लिखा और उसके अगल बगल में डंडा। अगर मैं P वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या फिर सिंपल P लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर मैं P वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते हो? P वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, बहुत ही ध्यान से देखना, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दो, साइन मत लिखना, Q प्लस Q माइनस Q नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीपल कर दो इस चार्ज की, सॉरी इस डाइपोल की लेंथ से, लेंथ होगी 2a। कैसे? क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों बराबर ही है ना, बस साइन का तो डिफरेंस है, तो उनमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड रख दो, उसको मल्टीपल कर दो लेंथ ऑफ डाइपोल से, तो ये जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हो? डायरेक्शन डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो माइनस से प्लस की तरफ वाला एक वेक्टर डिफाइन कर दो ऐसे, या प्लस से माइनस की तरफ एक वेक्टर डिफाइन कर दो ऐसे। तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से एक वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन की -q से +q की डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय -q to +q। ये है मैग्नीट्यूड, यही है इसकी डेफिनेशन, और ये है इसकी डायरेक्शन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड क्या है? फिर से देख लो, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों की बीच की डिस्टेंस यानी कि 2a, और डायरेक्शन है -q से +q की तरफ चलने वाला वेक्टर। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया? अच्छी बात है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आया? अच्छी बात है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं और वो डेरिवेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने एग्जाम में हर बार पूछेगा, एक तो चीज़ें पूछेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ, और फिर एक डेरिवेशन पूछ लेगा। ठीक है, अब अपन डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो पहली डेरिवेशन जो मैं करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल बोल दो या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दो, एट एक्सियल लाइन। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट किधर दिया हुआ है? एक्सियल लाइन पे। क्या दिक्कत है? दिक्कत ही क्या है बता दो। ये पहला चार्ज -q, ये दूसरा चार्ज +q, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसको मिलाने वाली एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, ले लो P,
इस P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी बड़ी बात है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में पढ़ चुका हूँ, KQ/R², आर कैप की डायरेक्शन में लगता है। दो चार्ज हैं मतलब सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दूंगा, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले इस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, मिड पॉइंट से। डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, मिड पॉइंट से। तो अगर ये R है, मिड पॉइंट से ये A डिस्टेंस पर है, ये भी A डिस्टेंस पर है, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करो तो ये किधर होता है, -q से +q, -q से +q, और ये है मेरा R या R वेक्टर, दोनों एक ही बात है। R की डायरेक्शन किधर है, मिड पॉइंट से P की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैसे निकालोगे, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन चार्ज की वजह से आ सकता है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। मैंने अपने आप को समझाने के लिए इस चार्ज को 1 और इस चार्ज को 2 नाम दे दिया। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एट पॉइंट P। ठीक है, ओके। अभी यहां पर अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 क्या है मेरा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला KQ/R² इंटू R कैप, होता है कि नहीं होता है। तो E1 की वैल्यू बताओ, K। यहाँ पर याद रखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, Q साइन के साथ पुट किया जाएगा। तो E1 ये रहा चार्ज, इसमें चार्ज क्या है, -q डिवाइड बाई R²। R² क्या होता है, डिस्टेंस। इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इतना R है, इतना A है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R + A। इतना R है, इतना A है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R + A। तो P -q से कितना दूर है, R + A डिस्टेंस पे, होल स्क्वायर, R कैप डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 2, ये कैसे निकालोगे, KQ साइन के साथ पुट करना है +q, यानी कि Q ही लिख दो। अब +q की P से डिस्टेंस कितनी है, देखो अगर ये R है और ये A है तो ये कितना हुआ, अगर ये 10 है और इसमें से इतना 4 है तो ये 6 हो गया ना, 10 - 4, तो कैसे निकाला, R - A। डिस्टेंस क्या हो गई, R - A का होल स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, R कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू क्या मैं वापस यहां पुट कर सकता हूं, पुट कर दो। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू E, यानी कि अब -KQ/R + A का होल स्क्वायर, आराम से करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, +KQ/R - A का होल स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। 3 और 2 से E1 और E2 की वैल्यू मैंने 1 में पुट की है तो मेरा ये आ गया। अब ध्यान दें, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते। वेक्टर क्वांटिटीज़ में याद करो, मैंने पहले कवर कर रखा है, हमको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में सीधा सीधा जुड़ या घट जाते हैं, जब वो एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इसी डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 10 + 2 यानी कि 12। ये सीधा सीधा इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि 10 + 2 12 होता है, ये सीधा सीधा इसलिए जुड़ा क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसा समझो कि मैं खड़ा हूँ, मेरे को इधर एक हाथी खींच रहा है 2 न्यूटन से, दूसरा हाथी खींच रहा है 10 न्यूटन से, मैं टोटल किस फोर्स से जाऊँगा, 12 न्यूटन से। अगर कोई मेरे को इधर खींच रहा है 2 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो मैं इधर ही तो खींचूंगा ना, लेकिन ये 2 इधर खींच रहा था ना, तो 10 - 2 यानी कि 8 से खींचूंगा। तो मैं, देखो ध्यान से देखो, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन,
मैं बोलता हूँ नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन इन प्लस एक्स डायरेक्शन प्लस 2 न्यूटन इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम करने की कोशिश करूं तो या तो प्लस एक्स को माइनस में कन्वर्ट कर लो या माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 10 एक्स डायरेक्शन में कौन सा वो होता है आई कैप, माइनस 2n आई कैप, ये माइनस बाहर आ गया तो कितना हो गया 10 माइनस 2 यानी कि 8 आई कैप, ये न्यूटन में। तो आप देखो 8 आई कैप क्या होता है प्लस एक्स के डायरेक्शन, प्लस एस मैंने इधर लिया था, यानी कि नेट फोर्स मेरा इधर बचा 8 न्यूटन का। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे तो बोल रहा हूँ नेट फोर्स यानी कि F1 प्लस F2 कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों घट गए क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो नेट आया कितना 10 माइनस 2। तो इन बातों का ध्यान रखें कि मैं वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ रहा हूँ, सीधा सीधा जोड़ना या घटा नहीं सकता हूँ जब तक दोनों एक ही डायरेक्शन में ना लग रहे हों। ये कंसेप्ट दोनों ही डायरेक्शन में काम आएगा, तो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। ठीक है, तो ये बताओ ये किस डायरेक्शन में आर कैप, ये किस डायरेक्शन में आर कैप, है ना। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, जोड़ दो। ये अगर आप के और क्यू बाहर ले लो तो इधर क्या बचा 1 अपॉन, इसको पहले लिख लो आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या है आर कैप। डायरेक्शन को मत भूलना, वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो ये बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो ऊपर ये वाली टर्म बची आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इनको बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी याद रखो। अब ये फॉर्मूले अपन लिखते जाएंगे एक अलग से नोटबुक बना के, क्योंकि ये बार बार आएंगे। इसके साथ एक और फॉर्मूला याद रख लो, अब कर ही रहे हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले अपने बार बार घूम के बहुत बार लगेंगे। तो क्या बताओ ये मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या बताओ मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या बताओ मुझे ए माइनस बी और ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं तीनों फॉर्मूले ऊपर नीचे लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकते हो, तो लगा दो के इंटू क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, उन दोनों का अलग से ले लो। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उन दोनों की होल स्क्वायर, डायरेक्शन आर कैप। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो के इंटू क्यू, इधर मत लिखो इधर लिख लो के इंटू क्यू। अब देखो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2ar माइनस माइनस प्लस 2ar 4ar प्लस का, समझ में आया। ये कैंसिल ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 2ar 4ar होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन आर कैप। अब देखो, अब हम यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि आर जो है ना ये ए से बहुत बड़ा हो सकता है। लेट आर इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ये तो मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, जैसे H2O का मॉलिक्यूल, तो ये डिस्टेंस तो एंगस्ट्रॉन में होती है 10⁻⁻10 मीटर इतनी होती है, और ये पॉइंट किधर भी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। तो आर ए के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा होता है। अगर आर ए के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। तो अगर मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखता हूं तो ये डेरिवेशन मेरा बदल जाएगा के इंटू क्यू
4AR होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर मैंने से स्क्वायर की जगह लिखोगे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर तो हो गया आर की पावर 4 आर कैप। ठीक है, अब यहां पे लिख लो, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हो गया के क्यू 4AR डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 इंटू आर कैप। ठीक है, आर से ये पावर कैंसिल 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा के क्यू 4A डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर कैप। डेरिवेशन पूरा हो चुका, पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आर कैप मैंने अपने से डिफाइन किया है। आर कैप कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन तो पी वेक्टर का डिफाइन कर रखा है -q से +q। तो अब यहाँ पर मैं पी वेक्टर बनाने की कोशिश करूँगा। पी वेक्टर क्या होता है? पी वेक्टर होता है q इंटू 2a और डायरेक्शन होती है -q से +q, है ना, यानी कि ये तो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। अब मुझे एक बताओ -q से +q, ये रहा -q से +q ही तो आर कैप की डायरेक्शन है, यानी कि आर कैप जो है और -q से +q की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो सेम है, तो यानी कि इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन से रिप्लेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? उत्तर दिशा को उत्तर दिशा से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो -q से +q जो डायरेक्शन है वही आर कैप की डायरेक्शन है। ठीक है, और q इंटू 2a जहाँ पे दिखेगा q इंटू 2a उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा p से, तो मेरा E एट p हो गया k q इंटू 2a, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2, तो मैंने इसे ले लिया 2k डिवाइडेड बाई आर क्यूब, q इंटू 2a हो गया p। अब मैं इसको या तो p वेक्टर ही लिख देता हूँ डायरेक्टली। कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि p वेक्टर इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू एंड ये डायरेक्शन, तो आर कैप अब लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? डेरिवेशन समझ लिया अच्छे से? पक्का पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? एकदम अच्छे समझ में आ गया? पक्का ना? एकदम अच्छे से 100%? चलो ठीक है। अब देखो क्या हम इसको ऐसे याद कैसे करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको याद कैसे करें। तो पहले तो इस डेरिवेशन को देख लो और फिर इस डेरिवेशन को कराएंगे 5 मिनट में ख़त्म। पहले तो इस डेरिवेशन को 2 बार अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे, हालांकि अपनी एक नोटबुक में से आपको प्रैक्टिस करनी है 2 बार। जब सारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, है ना, तब याद रखने की ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। कभी भी फिजिक्स में डेरिवेशन ऐसे रटते नहीं है, फिजिक्स में डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप याद रखते हैं। आज आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। यूजुअली ये चीज़ मैं क्लास में कराता हूँ, पर क्या करें, क्लास तो होगी नहीं। तो अभी देखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मिड पॉइंट से ही सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि पहली चीज़ यहाँ लिख दूँ, पहली चीज़ ऑल डिस्टेंस। देखो अब आपके ये हैं शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट स्टेप्स। कैलकुलेशन को स्टेप में कहानी में बदल लो, कहानी याद रखो, कैलकुलेशन अपने आप सही करते जाओगे। पहली चीज, ऑल डिस्टेंस मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मिड पॉइंट। ये याद होनी चाहिए कि डाइपोल के मिड पॉइंट से ही सारे डिस्टेंस लूंगा। मिड पॉइंट से ये a, मिड पॉइंट से ये a, मिड पॉइंट से ये r। तो सबसे बड़ी सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैंने पहली कहानी के पहले स्टेप में बदल दी। उसके बाद नंबर 2, अगर ये डायग्राम आपने गलत नहीं बनाया, -q +q मिड पॉइंट a, मिड पॉइंट से r, आधा काम आपने सही कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब लिखना है EP इज इक्वल टू E1 + E2। ये मेरा माइनस वाले चार्ज की वजह से, ये मेरा प्लस वाले चार्ज की वजह से। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इधर प्लस रख सकते हो, इधर माइनस लिख सकते हो, तभी भी सही आंसर आएगा। क्लास में मन करेगा ना तो अपन इसको उल्टा करके भी करवा देंगे, पर याद रह जाता है तो अच्छी बात है। -q +q, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से, ये वाला प्लस की वजह से। अब इनकी वैल्यू में ध्यान रखना, E की वैल्यू होती है KQ/r²। इसमें Q मैग्नीट्यूड के साथ, सॉरी साइन के साथ पुट करते हैं, तो E1 क्या आएगा, K -Q। E1 की वैल्यू क्या आएगी, ये R है, ये A है, तो R + A।
अब याद रख रहा हूँ मैं, तो मेरे नोट्स में मैं ऐसे बना रहा हूँ बस, ये डायरेक्शन आर कैप, E2 क्या हो गया मेरा, E2 हो गया K इंटू क्यू, मैग्नेट डायरेक्शन पोलरिटी क्या है Q, इसका डिस्टेंस कितना है, ये R और ये A, तो R माइनस A। अब बस मैंने इतनी चीज़ लिख के छोड़ दिया मेरे शॉर्ट स्टेप में कि मैं EP वेक्टर को ये लिखूंगा, इसको यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पुट करने के बाद कुछ नहीं करना, क्या करना है, अब आगे कैलकुलेशन दिखने में डिफिकल्ट है। देखो E1 और E2 को यहाँ पे पुट किया, LCM ले लिया, अब याद रख लो कॉमन बाहर लिया, LCM लिया, LCM लेने के बाद a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये 3। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये लिख लो, कॉमन बाहर लिया, LCM लिया, उसके बाद ये फॉर्मूले याद रखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर लगा दिए, और a प्लस बी ए माइनस बी ये नीचे लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखो कॉमन बाहर लिया, LCM लिया, है ना, r माइनस ए से r माइनस ए कैंसिल, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, r प्लस ए का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये वाला इधर आ गया। LCM लिया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये खोल दिया। अब स्टेप 4 में क्या करना है, अब मेरे को डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में बोलना है। आर बहुत बड़ा है, तो ए स्क्वायर की टर्म को ही भूल जाओ, ए स्क्वायर की टर्म को भूल जाओगे तो आर स्क्वायर की होल स्क्वायर बचेगी, यानी कि आर की पावर 4। तो स्टेप 4 में क्या बोलना है, आर इज ग्रेटर देन ए, यानी कि डिनोमिनेटर में मैं क्या कह सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर को भूल जाओ तो आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, इनकी आर की पावर 4। अब कुछ नहीं करना, आर की पावर 4 रखते ही अपने आप कटेगा। अब स्टेप 5 में मुझे क्या करना है, स्टेप 5 में पी वेक्टर को लेके आना है, इंट्रोड्यूस करना है, और इसको मैं लिखूंगा q इंटू 2a, मेरे डेरिवेशन में जहाँ भी q इंटू 2a, और डायरेक्शन कौन सी है, आर कैप, माइनस q से प्लस q, इसको मैं पूरे को रिप्लेस कर दूंगा पी वेक्टर से, आंसर आ जाएगा ई पी इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर कैप, खत्म। अब देखो ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है ना। कहानी सुन लो, क्विक रिवीजन, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्सियल लाइन, ये रही एक्सियल लाइन, मिड पॉइंट से सारी डिस्टेंस, पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिड पॉइंट से सारी डिस्टेंस, मिड पॉइंट से माइनस क्यू ए डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से प्लस क्यू ए डिस्टेंस, ठीक है, मिड पॉइंट से ही एक्सियल लाइन पे आर डिस्टेंस, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद कुछ नहीं करना, ईपी वेक्टर यानी कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 ड्यू टू 2, ईपी वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप, यहाँ पे क्यू साइन के साथ पुट करते हैं, कुछ नहीं, ई की वैल्यू लिख दो के इंटू क्यू, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस क्यू, साइन के साथ रखना है। डिस्टेंस कितनी है, ये आर और ये ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, E2 की जगह क्या रखोगे, के इंटू क्यू, और डिस्टेंस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन आर कैप, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे रखूंगा, LCM लूंगा, LCM लेने के बाद यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बस याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आके बोल दूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में r बहुत बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में a स्क्वायर के टर्म को भूल जाओ, यहाँ पे r4 बच गया, है ना, आर स्क्वायर के होल स्क्वायर r4 बच गया, जैसे ही लिखूंगा r से r कैंसिल, और जैसे यहाँ पे आऊँगा मैं क्या कहूँगा 2a इंटू क्यू और आर कैप, 2a इंटू क्यू और आर कैप को मैं लिख दूंगा पी वेक्टर, आंसर, ठीक है। सारे डिस्टेंस मिड पॉइंट से EP इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। E1 की वैल्यू साइन के साथ Q और डिस्टेंस, साइन के साथ Q और डिस्टेंस, कॉमन लिया, LCM लिया, ये 3 फॉर्मूले लगाए तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में R को A से ग्रेटर देन बताया, R4 लिखा, कैंसिल आउट किया। 5वें स्टेप में 2a इंटू क्यू इंटू आर कैप को मैंने लिख दिया
डायरेक्टली पी वेक्टर, आंसर ई पी इजिकल टू 2kp बाई आर क्यूब। बहुत अच्छे से करवा दिया है, डिटेल में करवा दिया है। डेरिवेशन 2 बार अच्छे से लिखें और उसके बाद स्टेप्स याद रखें। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप और शॉर्ट नोट्स भी। मतलब इस डेरिवेशन को और शॉर्ट में बनाते हुए एग्जाम में अपने को ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। क्योंकि अगर अपने को ये चीज़ याद रह गई ना, ये 6 स्टेप्स, तो अपन यहाँ गलती करेंगे ही नहीं कि सारी डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेनी थी, उसके बाद ई पी इक्वल टू एम प्लस ई टू लेना था, उसके बाद क्या करना था, E1 की वैल्यू लिखनी है, E2 की वैल्यू लिखनी है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ऊपर क्यू साइन के साथ पुट करना है, नीचे जो डिस्टेंस है एक में r माइनस ए है, एक में r प्लस ए है। अब मैंने लिख दिया, अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी को लगा दिया। अब मैंने r माइनस ए स्क्वायर, जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म है ना, उसमें a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, नीचे r4 आ गया, r से r कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर आके मैं क्या बोल दूंगा, 2a इंटू क्यू इंटू आर कैप, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पी वेक्टर से, खत्म। सिंपल है, याद हो गया, अच्छी बात है, पक्का। चलो